I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलोबरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज़ नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी ऑफ चाइनीज ओरिजिन। आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ, द यीहा ड्रोन्स आर ऑफ टर्किश ओरिजिन, सो दैट कम्स टू योर क्वेश्चन। ऑल राइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। Aditya Raj call from TV9 Network. Yesterday the DG ISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed. Pakistan DG ISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rauf from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who's the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened, because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists.
Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job, we have done what we are expected to do, and that is it. पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया। और किस स्तर की ये वॉर थी, अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है, और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. तीनों सेनाओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने जानकारी दी। न्यूक्लियर कमांड पर हिट नहीं किया, यह अहम जानकारी दी, क्योंकि सीधा सवाल पूछा गया कि क्या किराना हिल्स पर हमला किया। सेना ने साफ किया है, किराना हिल्स पर हमला नहीं किया है, न्यूक्लियर कमांड पर हिट नहीं किया और ऐसा करने का इरादा नहीं था। किराना हिल्स पर हमला नहीं किया, यह साफ शब्दों में कहा गया है, क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार चल रही थी, जिसमें कहा यह जा रहा था कि भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है उसमें किराना हिल्स को भी हिट किया है। पाकिस्तान में ये न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, लेकिन भारत की सेना ने साफ कर दिया है कि न्यूक्लियर कमांड सेंटर को हिट नहीं किया है। आसिम मुनीर को, कि आसिम मुनीर निशाने पर हो सकता है, आसिम मुनीर को सेफ जगह पर रखने की जरूरत है। जब भारत हमले कर रहा था उस वक्त बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। अभी भी अपने घर पर, अपने आवास पर मौजूद नहीं है, अपने आधिकारिक आवास पर, बल्कि एक सेफ हाउस में है आसिम मुनीर। इतना खौफ अभी तक पाकिस्तान में है। लेकिन बड़ी खबर क्या है वो सुनिए। भारतीय सेना के सामने जनरल मुनीर मजबूर हो गए थे। हमले के दिन बंकर में शिफ्ट हो गए थे मुनीर। ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे के लिए मुनीर बंकर में छिपे थे। जब भारत ने नूर खान एयरबेस को निशाना बनाया था तो मुनीर बंकर में छिपे हुए थे। अभी भी मुनीर सरकारी आवास की बजाय रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में है। इस तरह का खौफ पाकिस्तान की सेना में था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर में था। इसी वजह से आसिम मुनीर को शिफ्ट किया गया। अभी भी
सीज फायर होने के घोषित होने के बाद भी आसिम मुनीर अपने आवास पर नहीं है, अपने आधिकारिक आवास पर ना होकर रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में आसिम मुनीर को रखा गया है। लेकिन तब जब भारत हमले कर रहा था पाकिस्तान पर 2 से 3 घंटे के लिए आसिम मुनीर बंकर में थे। आसिम मुनीर को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि भारत की तरफ से लगातार जिस तरह से पाकिस्तान के एयरबेस और पाकिस्तान के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया और सफलता हासिल हुई, जिसका सबूत भारतीय सेना ने दिखाया है। भारतीय सेना को सफलता भी हासिल हुई, लेकिन उसकी वजह से, उन हमलों की वजह से जनरल मुनीर बंकर में छिपे हुए थे। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर नूर खान एयरबेस को जब निशाना बनाया गया भारत द्वारा। नूर खान एयरबेस पर जो अटैक हुआ उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इस तरह से घूम नहीं रहा था आसिम मुनीर, उस वक्त बंकर में मौजूद था जब हमला हो रहा था नूर खान एयरबेस पर। डीजीएमओ की जो बातचीत होगी उसका हर अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी है करारी चोट। 3 घंटे में 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत ने तबाह किए। पीओके और पाकिस्तान दोनों जगह के एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए। डीजीएमओ ने 11 एयरबेस पर तबाही के सबूत दिखाए हैं। तो 11 एयरबेस पाकिस्तान की लगभग पूरी ताकत एयरफोर्स की, जहां से उड़ान भरती है, जहां से उसकी शक्ति का संचालन होता है, जहां से पाकिस्तान की वायु शक्ति का संचालन होता है, ऐसे 11 एयरबेस भारत ने टारगेट किए थे और भारत को अहम सफलता हासिल हुई थी, जिसके सबूत भी भारत ने दिखाए हैं कि भारत ने किस तरह से इन 11 एयरबेस को टारगेट किया। प्रमाण के साथ दुनिया को भी, पाकिस्तान को भी भारत ने दिखाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इसी तरह से करारी चोट दी थी। एयरफोर्स के डीजी ऑपरेशंस ए.के. भारती ने कहा कि भय बिनु होई न प्रीति। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इशारा ही काफी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। सेना ने एक सवाल के जवाब में यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने चीन के मिसाइल को मार गिराया। चीन के PL-15 मिसाइल को मार गिराया गया। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज रॉकेट को भी सेना ने मार गिराया। सेना ने कहा कि हमारे एयर डिफेंस को भेदना नामुमकिन है। पाकिस्तानी ड्रोन को सेना ने लेजर गन से मार गिराया। यानी भारत ने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए उसकी जानकारी दी गई। भारतीय सेना के द्वारा बताया गया कि जो हमारे आधुनिक हथियार हैं उनका तो इस्तेमाल हमने किया ही, लेकिन साथ ही हमारे वो पुराने हथियार भी हमारे लिए उतने ही कारगर थे और उतने ही अहम थे इस वक्त मैदान में, जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। क्या कुछ जानकारी दी गई भारत द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में और उन्होंने क्या कुछ किया है उसके बारे में सुनिए। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems.
सेना ने कहा कि मासूमों पर आतंकी हमले किए गए। पहलगाम में पाप का घड़ा भर चुका था। सेना को यह पता था कि सीमा पार से ही पाकिस्तान हमला करेगा। सेना ने हमले से निपटने की पूरी तैयारी की थी। एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तानी हमले नाकाम किए गए। यानी पाकिस्तान क्या करेगा, इसे प्रीएम्प्ट किया गया और पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले हमलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नाकाम किया गया। पाप का घड़ा भर चुका था। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ, सुनिए क्या कहा। Our offensive actions are concerned. Yesterday, I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. पहलगाम हमले के बाद भारत के बदले से पाकिस्तान में तबाही मच गई, लेकिन अब संघर्ष पर विराम है। सवाल यह है कि संघर्ष विराम आगे भी जारी रहेगा या नहीं। ये पाकिस्तानी सेना की गतिविधि और डीजीएमओ की वार्ता पर निर्भर है। सवाल इसलिए क्योंकि संघर्ष की बारूद में आग लगाने वाले कई मुद्दे अब भी बरकरार हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के वो बाहुबली कौन से हैं जिनसे पाकिस्तान चित हो गया। भारत के बाहुबली से हारा पाकिस्तान किस तरह से? पिचौरा सिस्टम। ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है। मध्यम ऊंचाई पर लक्ष्य को तबाह करने की क्षमता रखता है। सिस्टम की सफलता की दर 92% के करीब है। OSA AK डिफेंस प्रणाली पोर्टेबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये जमीन से हवा में हमला करने में सक्षम है। 15 से 18 किलोमीटर की रेंज तक ये हमला कर सकता है, उसमें ये महारत हासिल करता है। भारत का मजबूत रक्षा कवच है ये वो हमारे अहम हथियार थे जिन्होंने भारत को अहम सफलता दिलाई। और अब आपको ये बताते हैं कि आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान की हिमाकत को कैसे फेल कर दिया। आपको ये बताते हैं कि आकाश मिसाइल की खासियत क्या है, आकाश से कैसे कांपा पाकिस्तान, ये जान लीजिए। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये आकाश मिसाइल। इसकी रेंज 30 से 70 किलोमीटर है। ऊंचाई पर हमला करने की क्षमता 30 मीटर से 18 मीटर तक है, 18 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड मैक 2.5 है। लॉन्च प्लेटफॉर्म कौन सा है इसका? मोबाइल लॉन्चर है। खास बात यह है कि 64 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर 12 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकती है ये मिसाइल। भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक वीडियो जारी किया जिसकी शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की कविता से हुई। और आइए अब आपको दिखाते हैं भारतीय एयरफोर्स के वो हथियार जिनसे पाकिस्तान के हर हमले को भारत ने नाकाम किया है। ये वायुसेना के अस्त्र हैं। हम आपको देखिए, ये है वो भारतीय वायुसेना के अस्त्र जिनसे पाकिस्तान पस्त हुआ। CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। जी हाँ, देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये जारी की गई और ये बताया गया कि हमने कैसे इस मिशन को हासिल किया। इसमें हमारे वो तमाम जाबाज सैनिक जो शामिल थे, भारत के वो हथियार जिनका इस्तेमाल किया गया, ये तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई और बताया गया कि इन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान द्वारा जो भी देखिए ये हमने मिसाइल और इसका इस्तेमाल किया, मीडियम रेंज की मिसाइल, लॉन्ग रेंज की मिसाइल हमने किस तरह से इस्तेमाल की और कहाँ कहाँ हमने टारगेट किया है। ये भी बताया गया कि भारत के कौन से वो डिफेंस सिस्टम्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स और मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया।
उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही, उनके टारगेट से तक पहुंचने से पहले ही। वायुसेना के अस्त्र पाकिस्तान किस तरह से पस्त हुआ? CUAS काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है ये। ड्रोन को ट्रैक करने में ये महारत हासिल करता है, ट्रैक कर ड्रोन पर अटैक कर सकता है। रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर इसमें मौजूद है, ऑप्टिकल कैमरा है, GPS से लेस है, तो ये शक्ति है इसकी। इसके बाद पचोड़ा मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, कम ऊंचाई पर अटैक करने में सक्षम है। इसके बाद दूसरी मिसाइल है समर मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। इसकी स्पीड 2982 किलोमीटर प्रति घंटा है। एयर डिफेंस गन हवाई हमले को रोकने में महारत हासिल रखती है, जेट्स और मिसाइल और ड्रोन को टारगेट कर सकती है। और इन तमाम हथियारों का हमने इस्तेमाल किया है युद्ध भूमि में पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए, पाकिस्तान को परास्त करने के लिए। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारतीय सेना और वायुसेना की तरफ से यह ऐलान तब किया गया जब मुनीर और उनकी सेना ने एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसी के बाद से सेना ने यह साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। उधर पीएम मोदी ने ग्लोबल घोषणा कर दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चली तो भारतीय सेना गोले दागकर करारा जवाब देगी। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से जारी संघर्ष 10 मई को थम गया। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस शांति स्थापना के कुछ ही घंटों में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की खबरें आईं और भारत ने सख्त संदेश जारी कर पाकिस्तान में दहशत फैला दी। टूटा संघर्ष विराम तो सेना देगी जवाब। यानी संघर्ष विराम तो हो गया, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई के लिए सेना को पूरा अधिकार है। यानी बंदूकें खामोश हैं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं, जिससे कई सवाल जन्म लेते हैं। सवाल नंबर 1, क्या पाक मानेगा संघर्ष विराम? इस सवाल का जवाब हालात पर निर्भर है, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। 10 मई की रात जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरसपुरा, सांबा, उधमपुर और राजौरी में फायरिंग हुई, जिससे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर पर लंबे समय तक बने रहना मुश्किल लग रहा है। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए। अब अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान सीज फायर का पालन करेगा तो क्या होगा? सवाल नंबर 2, क्या सेनाएं बैरक में लौटेंगी? और इस सवाल का जवाब है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सेना की तैनाती बनी रहेगी। सेना की स्थिति पर फैसला 12 मई की बातचीत के बाद होगा। तब तक सेनाएं और हथियार फ्रंट लाइन पर तैनात रहेंगे। हालांकि आने वाले दिनों में इस संबंध में दूसरे बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इन फैसलों का आधार होंगे रणनीतिक दबाव में लिए गए फैसले। इसलिए तीसरा सवाल है,
कि सिंधु समझौते का क्या होगा। इस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से सीधे लफ्जों में दे दिया गया है। जब तक सीमा पार आतंकवाद रहेगा, समझौता निलंबित रहेगा। यानी जब तक भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि नहीं रुकती, पाकिस्तान कभी सूखा और कभी बाढ़ का सामना करता रहेगा। और यह संदेश भारत की तरफ से कुछ इस तरह दिया गया है। जो सलाल और बगलीहाट डैम के गेट भारत ने बंद करके पाकिस्तान में सूखे जैसे हालात बना दिए थे, उसका पानी अचानक छोड़ दिया गया है। भारत के इस रुख के खिलाफ पाकिस्तान ने शिमला समझौते को मानने से इनकार किया है। यह वही समझौता है जिसके तहत LOC की मान्यता दी गई थी। यानी इस मान्यता को पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है, इसलिए गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन भारत का रुख साफ है कि वहां से गोली चली तो भारत की तरफ से गोले दागे जाएंगे। यानी तनाव में अब भी कोई कमी नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ संघर्ष विराम हुआ है, रणनीतिक मोर्चे पर विराम नहीं लगा है। और भारत की रणनीति है पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखना। इसलिए हर वो फैसले अब भी लागू हैं जो बारूदी कार्रवाई से पहले लिए गए थे। इसलिए सवाल उठता है कि अब वीजा पर फैसला क्या होगा। वीजा पर फैसले का सवाल इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि इससे कई पक्ष जुड़े हैं। और जवाब यह है कि बॉर्डर खोलने पर फैसला द्विपक्षीय समझौते के बाद हो सकता है। वीजा देने या आगे बढ़ाने पर भी फैसला पूर्ण संघर्ष विराम के बाद ही संभव है। अब मुमकिन है कि पाकिस्तान में अंदरूनी दबाव बढ़ने पर भारत से अपील की जाए, क्योंकि भारत की मेडिकल फैसिलिटी का फायदा पाकिस्तानी नागरिक भी उठाते हैं। इसके अलावा कूटनीतिक संबंध स्थापित करना भी पाकिस्तान के लिए जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। अब सवाल यह भी है कि क्या बंदरगाह और एरोस्पेस खुलेंगे। इस सवाल का जवाब है ट्रेड और जरूरत, जो पाकिस्तान के लिए अहम है। लेकिन इस पर फैसला दोनों पक्षों को लेना है। अब अगर फैसला नहीं होता है तो तनाव बरकरार रहेगा, और यह तनाव तब तक बरकरार रहेगा जब तक पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद नहीं हो जाते। लेकिन सवाल यह है कि वो ठिकाने हैं कहां। इसका सीधा मतलब है कि भारत अदावत के मुहाने पर पाकिस्तानी आवाम को नहीं रखता, बल्कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों को रखता है। वो आतंकवादी जो भारत के ही अंग पाक अधिकृत कश्मीर में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। तो सवाल यह भी है कि उन ठिकानों को तबाह किए बिना भारत सीज फायर के लिए तैयार क्यों हुआ। इस कदम को उठाने के पीछे दो बड़ी वजह हो सकती है। पहली वजह है कास्ट ऑफ टेररिज्म, यानी भारत का उद्देश्य जंग बढ़ाना नहीं था, बल्कि पहलगाम हमले का सटीक और सीमित जवाब देना था, जो पूरा हुआ। दूसरी वजह है युद्ध की बजाय रैंप ऑफ, क्योंकि दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। इस स्थिति को टालकर भारत ने टकराव रोकने का रास्ता चुना। इसलिए पर्सनैलिटी फर्स्ट और पॉलिसी सेकंड के फॉर्मूले पर चलने वाले ट्रंप की मध्यस्थता को स्वीकार किया गया। लेकिन इसके बाद होने वाली बातचीत में सिर्फ भारत और पाकिस्तान शामिल रहेंगे, जो तय करेंगे कि युद्ध की दिशा में आगे बढ़ना है या बरकरार तनाव को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान की सेना का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है। DG ISPR ने आतंकी अब्दुल रऊफ को बताया मौलवी। अब्दुल रऊफ आतंकियों के जनाजे पर मौजूद था।
अब्दुल रऊफ को अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है और पाकिस्तान अब्दुल रऊफ को एक मौलवी, एक पाकिस्तान का आम नागरिक बताने की कोशिश कर रहा है और ये खुद DGISPR की तरफ से बताया गया, यानी पाकिस्तान के अहम अधिकारी सेना के DGISPR उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि पाकिस्तान में ये व्यक्ति जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे, ये दरअसल एक मौलवी है, लेकिन दरअसल ये अब्दुल रऊफ है जिसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। लश्कर कमांडर है अब्दुल रऊफ। लेकिन देखिए, हम आपको प्रमाण दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है, लेकिन कैसे पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता है। देखिए पाकिस्तान कैसे फिर से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान का झूठ ये है जिसमें बताया गया है कि हाफिज अब्दुल रहमान, नाम है हाफिज अब्दुल रहमान, पिता का नाम अख्तर हुसैन, और देखिए डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बताई गई 25 मार्च 1973, और ये है NIC, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये है उसका 35202540044139। और देखिए ये वो व्यक्ति है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया है, और अमेरिका ने जिस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया है उसका नेशनल ID नंबर, सेम ID नंबर है 35202540044539। कंट्री है पाकिस्तान, इसको आतंकवादी घोषित किया है अमेरिका ने। देखिए डेट ऑफ बर्थ भी यही है, सेम नाम यही है, हाफिज अब्दुल रऊफ। ये वो व्यक्ति है जिसे पाकिस्तान ने बताया कि ये मौलवी है। देखिए ये सबूत पाकिस्तान की तरफ से सामने रखे गए थे, और ये है अमेरिका की तरफ से इस पर बैन लगाने का सबूत। तो ये वही व्यक्ति है जिसे पाकिस्तान बता रहा है कि ये मौलवी है, लेकिन अमेरिका कहता है कि ये आतंकवादी है। इस तरह से पाकिस्तान का झूठ बेनकाब होता है। आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ पर पाकिस्तान ने क्या झूठ बोला और सच क्या है, ये हमने आपको बताया। दरअसल देखिए ये बड़ी बातें निकलकर इन दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको दिखाए, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स से निकलकर ये बातें सामने आती हैं। झूठ ये है कि जनाजे में देखा शख्स मौलवी है, पाकिस्तान ये कह रहा है। दरअसल जनाजे में देखा व्यक्ति आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है। जनाजे में जो दिखा शख्स है उसके बारे में DGISPR ने उसका नाम और पता बताया, एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें कहा कि देखिए ये आम नागरिक है, ये एक मौलवी है, लेकिन दरअसल उसकी डिटेल्स मैच करती हैं अमेरिका ने जिसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है उस व्यक्ति से। नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर तक मैच करता है, नाम मैच करता है। झूठ यह है कि अब्दुल रऊफ धार्मिक प्रचारक है, सिर्फ एक मौलवी है, धार्मिक प्रचारक है, लेकिन सच ये है कि वो लश्कर के लिए चंदा जमा करता है, लश्कर के लिए एक अहम काम करता है। ये व्यक्ति धार्मिक संगठन चलाता है, ये बताया गया, और कुछ नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ ये कि दरअसल ये आतंकवादी गतिविधि छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेता है और उसकी आड़ में एक संगठन चलाता है जिसमें कि वो कहता है कि वो धार्मिक संगठन को आगे बढ़ा रहा है। देखिए ये हम दोनों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जारी की गई थी, ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया DGISPR द्वारा। इसमें तस्वीर जारी की गई, जो तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, जो जनाजे की नमाज पढ़ाता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, और उसके बारे में कहा गया कि एक आम नागरिक है, इसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्या है। लेकिन अमेरिका ने इसी व्यक्ति को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है, और ये पाकिस्तान का झूठ इस तरह से बेनकाब होता है।